गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 बस की यात्रा। उम्मीद है आप सभी ने बस की यात्रा की होगी, चाहे स्कूल बस की, चाहे एक शहर से दूसरे शहर गए हों, चाहे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में। लेकिन इतनी रोचक बस यात्रा किसी ने नहीं की होगी, इसका मुझे विश्वास है। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद में हुआ था और मृत्यु 10 अगस्त 1995 जबलपुर में। इनका बहुत लंबा समय जबलपुर में बीता और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जब कोई हमको अपना मिलता है तो खुशी ज्यादा होती है। ये ऐसे लेखक हैं जो हमारे जबलपुर में बहुत समय तक जिन्होंने निवास किया और लेखन कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं भोला राम का जीव, प्रेमचंद के फटे जूते, इंस्पेक्टर माता दीन पहुंचे चांद पर, सदाचार का तावीज आदि। तो आइए पढ़ते हैं बस की यात्रा। हम शब्द लेखक के लिए। तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। और ऐसा इन्होंने सोचा कि सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम था पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। समझ में नहीं आया लोग ऐसी सलाह क्यों दे रहे हैं। मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक था, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? जवाब मिला, नहीं, बस डाकिन है। बस डाकिन है अर्थात आपका सफर सुरक्षित नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। ये देखिए बस की हालत। बस को देखा तो लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। जैसे वृद्ध लोगों को देख करके आदर सम्मान की भावना आ जाती है। खूब वयोवृद्ध थी। बस की उम्र काफी हो चली थी, अर्थात पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसमें सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक बस की दशा देख करके मन में इस तरह की बहुत सारी बातें लेखक के मन में आ रही थी। फिर आश्चर्य की बात यह थी कि बस कंपनी के हिस्सेदार, पार्टनर या शेयर होल्डर उसी बस में जा रहे थे। लेखक ने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वो बोले, अरे चलती क्यों नहीं जी, अब भी चलेगी। हमने कहा, वही तो हमें देखना है। अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। लेखक सोचते थे इस बस से जाएं या ना जाएं। डॉक्टर मित्र भी थे उनके साथ। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, अनुभवी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड बस है। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, अर्थात युवाओं से ज्यादा विश्वसनीय है। इसकी स्पीड भी बहुत तेज नहीं होगी, गति भी बहुत तेज नहीं होगी और बहुत अनुभवी बस है, इसलिए आराम से हम लोग चल सकते हैं। और क्या बोला उन डॉक्टर मित्र ने कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, अर्थात बहुत प्यार से चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, हमको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई धक्का नहीं लगेगा। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहा है। अब तो मिलना जुलना होना मुश्किल है, अंतिम विदाई दे रहा। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो। आदमी को पूछ करने के लिए निमित्त चाहिए। आदमी को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए, स्वर्ग से पृथ्वी से स्वर्गलोक जाने के लिए कोई ना कोई कारण बन जाता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। तो लेखक ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे इंजन स्टार्ट हुआ पूरी बस जोरों से हिलने लगी, उसमें से आवाज आने लगी, तो लेखक को महसूस हुआ कि जैसे वो इंजन के भीतर ही बैठे।
बस में कांच बहुत कम थे। हमने बताया बहुत अनुभवी बस थी, बहुत पुरानी बस थी, और जो कांच लगे होते, जो शीशे ग्लास लगे हुए थे, उनसे लेखक को बचना था। आमतौर पे लोग खिड़की के पास बैठना पसंद करते हैं, लेकिन लेखक और उनके मित्र खिड़की से थोड़ी दूर खिसक गए। इंजन चल रहा था। लेखक को लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। इतनी तेज आवाज हो रही थी कि ये नहीं लगा कि बस के किसी और हिस्से में इंजन है, बल्कि लेखक को लगा कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन है। ये देखिए, ये बस में यात्री बैठे हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही है। गांधी जी ने आजादी से पूर्व कई मूवमेंट चलाए थे। उसमें एक था असहयोग आंदोलन। अंग्रेज सरकार के खिलाफ ये आंदोलन था, सहयोग ना करना। और दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन वो था कि जो भी सरकार कानून बनाती थी उसका विनय पूर्वक उसको ना मानना, उसकी अवज्ञा करना। तो लेखक को लगा कि ये उस समय अवश्य जवान रही होगी, इसको ट्रेनिंग मिल चुकी है उन आंदोलनों की, अर्थात इसका हर बस का हर पार्ट, हर हिस्सा एक दूसरे से सहयोग कर रहा था। कोई एक दूसरे का कहना नहीं मान रहा था, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही। सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिटे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इतना रोचक अनुभव लेखक का। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। लीजिए, एक कसर बाकी थी, वो भी हो गई। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, पेट्रोल नीचे गिरने लगा। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख लिया और नली डालकर उसे इंजन में भेजने लगा। लेखक को उम्मीद थी कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती। ऐसा रोचक दृश्य निश्चित रूप से आप किसी ने भी नहीं देखा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। लेखक को उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी, अर्थात कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। आमतौर पर जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं, बस से यात्रा करते हैं, तो हमको प्रकृति को पास से, नजदीक से समझने का अवसर मिलता है। लेकिन दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, लेकिन यहाँ प्रकृति के दृश्य भी लेखक को डरा रहे थे। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता उसे डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता और झील दिखती तो सोचता कि बस तो इसमें गोता लगा जाएगी, बस इसी में चली जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, अर्थात सरकार के कानून न मानने का कार्यक्रम शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, कंपनी के हिस्सेदार अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उस बस में खराबी है। वो लोग क्या कह रहे थे? वो क्या कह रहे थे? कंपनी के हिस्सेदार, शेयर होल्डर, पार्टनर, जो भी आप समझे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। ये बंद हो गई। चांदनी खिली हुई थी, रात हो गई थी। वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही। लग रहा था कि कोई बीमारी से ग्रसित हो गई। कैसा लग रहा था लेखक को कि कोई वृद्ध स्त्री थक कर बैठ गई। उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी, बड़े दुख हो रहा था कि बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो? प्राणों का अंत अर्थात मृत्यु हो गई, अर्थात ये बिल्कुल ही रुक गई, तो इस बियावान, इस घने जंगल में
इसकी अंत्येष्टि, इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। देखिए, हमने यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ भी दिया आपको। अपनी सरकार के कुछ कानूनों या आदेशों का पालन न करने की प्रतिज्ञा करना। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग का अभाव। तो भाई बस तो रुक चुकी थी। हिस्सेदार साहब उतरे नीचे, उन्होंने बस का इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस फिर चली। बस रुकी नहीं, फिर चली और उसकी चाल कुछ कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जिस तरह वृद्धावस्था में उम्र बढ़ जाने पर आंखों से कम दिखाई देने लगता है, वैसे ही बस की लाइट भी धीमे होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी, चल नहीं रही थी, रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती, अपने को बिल्कुल अलग कर लेती और ऐसे लगता है जैसे कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, तीसरी घटना देखी कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत जोर से हिलकर थम गई। बस में एकदम से कंपन हुआ और एकदम से रुक गई। निश्चित रूप से अगर बस की स्पीड होती तो उछलकर वो नाले में गिर जाती। लेखक ने पहली बार उस कंपनी के पार्टनर या शेयर होल्डर की ओर श्रद्धा भाव से, बहुत सम्मान की भावना से देखा। वो टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की, त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है, बहुत मुश्किल, कठिनाई से मिलने वाली है। सोचा इस आदमी की साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। एक बस के लिए अपना जीवन दांव पर लगाना सही नहीं है। इसको तो अपनी भावनाओं का कहीं और प्रयोग करना चाहिए। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो तब किसी देवता का, किसी ईश्वर का क्या कमेंट होता वो देखिए। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और क्या कहते देवता, वो महान आदमी चला आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, रुकी नहीं, फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना भी मध्य प्रदेश में है, तो लेखक ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की, ये नहीं पन्ना पहुंचने की, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि पता नहीं कब कहाँ पहुंचे। रास्ते में बस पंचर हो जाए, रास्ते में बस रुक जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे कि नहीं, तो सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। सीधे यहाँ से दूसरे लोक, दूसरा लोक तो आप समझ रहे हैं ना, स्वर्ग लोक को प्रयाण कर जाना है, चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं, अर्थात वो कहीं भी नहीं पहुंचे। अब जब ये निश्चित हो गया कि हमको हमारा गंतव्य पता ही नहीं है, अपना लक्ष्य पता ही नहीं है, हम पहुंचेंगे कि नहीं, तो बेताबी और तनाव खत्म हो गया। इत्मीनान से सब घुटन की तरह बैठ गए। जैसे घर में हम निश्चिंत रहते हैं कि हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला नहीं है, तो आराम से सब बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक सबका आपस में चालू। तो ये स्टोरी लिखी थी, ये कहानी, ये अपना अनुभव लिखा था हरिशंकर परसाई जी ने। उन्होंने वास्तव में व्यंग किया है व्यवस्था पर। उन्होंने बहुत चुटीले अंदाज में ये बताया है कि किस तरह की बसों पर यात्रा करने को यात्री मजबूर होते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। यद्यपि अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत कष्टकारी बात है कि लोगों की जान की परवाह नहीं की जाती और ऐसी बस में व्यक्ति यात्रा करने के लिए मजबूर होता है। लेकिन उन्होंने इस घटना को जिस तरह
हमारे सामने परोसा, हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो वास्तव में ही प्रशंसनीय है। और हमको लगता है कि आपको इस यात्रा का आनंद लिया होगा अपनी इस यात्रा का, और कभी भी ऐसी बस में यात्रा ना करने का निश्चय हुआ। तो ये थी बस की यात्रा। लेखक थे हरिशंकर परसाई।